हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आर्मिन। आज हम बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हैं। सो यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले समझते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक ही बात पर एग्री करते हैं तो इसे एग्रीमेंट कहते हैं। Indian Contract Act के अकॉर्डिंग every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी से कहता है मैं तुम्हें अपनी बाइक 50,000 में बेचूंगा। बी कहता है ठीक है, मैं 50,000 में बाइक खरीदूंगा। यहाँ दोनों का कंसेंट है, इसीलिए ये एक एग्रीमेंट है। अब समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन याद रखो, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो एग्रीमेंट लॉ के थ्रू लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर। कॉन्ट्रैक्ट्स को मेनली डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। इसके अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, voidable contract, illegal contract एंड अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और खासी कॉन्ट्रैक्ट आते थे। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। इसके अंदर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा परफॉर्म हो चुका है और दूसरा बाकी है तो उसे पार्टली एक्सिक्यूटेड और पार्टली एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। इसमें यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। तो फाइनली एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। एग्रीमेंट मीन्स अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस बिटवीन पार्टीज, और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और कॉन्ट्रैक्ट्स को मेनली वैलिडिटी, परमिशन, परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशंस के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया जाता है। Question number 2, all contracts are agreement but all agreements are not contract। This is the second question। पहले सिंपल वर्ड्स में समझ लो कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। एग्रीमेंट का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स किसी पर्टिकुलर मैटर पे एग्री करती है, लेकिन हर एग्रीमेंट को लॉ इन्फोर्स नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट ज़रूर होता है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए अपने फ्रेंड बी से कहता है कि कल मैं तुम्हारे घर डिनर के लिए आऊँगा, और बी कहता है ठीक है। यहाँ दोनों एग्री है लेकिन ये लीगली इन्फोर्स नहीं है क्योंकि इससे प्रॉमिस को नॉर्मली लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने लैपटॉप 40,000 में बेचूंगा और बी उस प्राइस पर लैपटॉप खरीदने के लिए अग्री करता है और बाकी के लीगल रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखो, एग्रीमेंट प्लस लीगली इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, और इसीलिए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज हर एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता। एग्जाम में इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते वक्त डेफिनेशन, डिफरेंसेस और एक सिंपल एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करना। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया जा सकता है। अब समझते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ की सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है और लीगली इन्फोर्सेबल होता है। अब क्वेश्चन का मेन पार्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। फर्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी की तरफ से प्रॉपर ऑफर होना चाहिए और दूसरी पार्टी को उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। सेकेंड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि एग्रीमेंट से लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। थर्ड इज लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए, वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। फोर्थ, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज लीगली कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पार्टीज मेजर होनी चाहिए और साउंड माइंड होनी चाहिए। फिफ्थ इज फ्री कंसर्न,
दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्रीली होने चाहिए। कंसेंट फोर्स, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या पर्पस लीगल होना चाहिए। इलीगल पर्पस के लिए बनाया गया एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। 7th इज सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्लियर और सर्टेन होनी चाहिए। 8th वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस किया गया है उसको परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। 9th इज एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे लॉ ने स्पेशली वॉइड डिक्लेयर किया हो। तो अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्सेबल बाई होता है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही है जो लॉ की सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। आप पहले एसेंशियल एलिमेंट्स का एक माइंड मैप या फिर एक डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद में एक एक पॉइंट को इजीली एक्सप्लेन करिए। 4th क्वेश्चन इज डिफाइन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड। सबसे पहले समझते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में जब कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस किया गया है पार्टीज उस प्रॉमिस को प्रॉपरली फुलफिल करती है तो उसे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी को 50,000 में लैपटॉप देने का प्रॉमिस किया है और ए ने लैपटॉप डिलीवर कर दिया है और बी ने पेमेंट कर दी है, तो दोनों पार्टीज ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस मेनली दो वेज में हो सकती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जब पार्टीज अपना प्रॉमिस एक्चुअली परफॉर्म कर देती है। सेकेंड, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर, जब पार्टीज परफॉर्म करने के लिए रेडी होती है और ऑफर करती है लेकिन दूसरी पार्टी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करती। अब समझते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का सिंपल मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉमिस को फुलफिल ना करना। अगर कोई पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं करती या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अगेंस्ट काम करती है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ब्रीच मेनली दो टाइप्स का है, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब जब परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है और पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती, उसे एक्चुअल ब्रीच कहते हैं। सेकेंड इज एंटीसिपेटरी ब्रीच, जब परफॉर्मेंस का टाइम आने से पहले ही पार्टी क्लियरली कह देती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगी। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस है उनको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर टाइम और प्रॉपर मैनर में परफॉर्म करना होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम, प्लेस, क्वांटिटी या क्वालिटी स्पेसिफिक की गई हो तो पार्टीज को उन रिक्वायरमेंट को फॉलो करना चाहिए। शॉर्ट में याद रखिए, परफॉर्मेंस मतलब प्रॉमिस को फुलफिल करना, ब्रीच मतलब प्रॉमिस को फुलफिल ना करना। 5th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विद सूटेबल एग्जाम्पल। पहले ऑफर क्या होता है इसे समझते हैं। ऑफर का सिंपल मीनिंग है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी पर्टिकुलर काम को करने या ना करने का प्रपोजल देता है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के इंटेंशंस के साथ। ऑफर क्लियर, डिफिनाइट और प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल, ए बी को कहता है मैं अपनी बाइक तुम्हें 50,000 में बेचूंगा। यहाँ ए ने बी को बाइक सेल करने का प्रपोजल दिया है, इसीलिए ये ऑफर है। अब समझते हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है। जब जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है वो उस ऑफर को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है तो उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में और प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, बी कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बाइक 50,000 में खरीदूंगा। यहाँ बी ने ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्टेंस है और इससे ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, अज्यूमिंग बाकी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखो, ऑफर मतलब प्रपोजल देना, एक्सेप्टेंस उस प्रपोजल को एग्री करके एक्सेप्ट करना। और जब एक वैलिड ऑफर को वैलिड एक्सेप्टेंस मिलती है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन की तरफ इम्पॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट होता है। यूनिट 2 क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट का सिंपल मीनिंग है जब एक पर्सन अपने गुड्स किसी दूसरे पर्सन को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए देता है और पर्पस कंप्लीट होने के बाद गुड्स वापस करते हैं। जिस पर्सन ने गुड्स दिए हैं उसको बेलर कहते हैं और जिसको गुड्स दिए जाते हैं उसको बेली कहते हैं। एग्जाम्पल, ए अपनी कार बी को रिपेयर के लिए देता है। यहाँ कार एक पर्टिकुलर पर्पस है, यानी रिपेयर के लिए दी गई है, रिपेयर कंप्लीट होने के बाद ए को वापस मिल जाएगी, ये बेलमेंट है। अब प्लेज समझते हैं। प्लेज भी एक टाइप का बेलमेंट है लेकिन यहाँ गुड्स
डेप्ट या लोन की सिक्योरिटी के लिए दिए जाते हैं। जिस पर्सन ने गुड्स प्लेज किए उसको पावर कहते हैं, और गुड्स दिए और जिसको गुड्स दिए उसे पावनी कहते हैं। एग्जाम्पल, ए बैंक से लोन लेता है और अपनी ज्वेलरी बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पर रखता है, ये प्लेज है। इजी डिफरेंसेस याद रखिए। बेलमेंट मतलब गुड्स किसी पर्पस के लिए देना, प्लेज मतलब गुड्स डेप्ट या लोन की सिक्योरिटी के लिए। बेलमेंट में गुड्स पर्पस कंप्लीट होने के बाद रिटर्न होते हैं, जबकि प्लेज में गुड्स डेप्ट या प्रॉमिस डिस्चार्ज होने पर रिटर्न किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द वेरियस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग चेक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा रिटर्न फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू पेमेंट का राइट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट इज प्रोमिसरी नोट। ये एक ऐसा रिटर्न प्रॉमिस होता है जिसमें एक पर्सन सर्टेन अमाउंट पे करने का प्रॉमिस करता है। एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस करता है कि वो बी को 10,000 पे करेगा, ये प्रोमिसरी नोट हो सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी थर्ड पर्सन को सर्टेन अमाउंट पे करने का ऑर्डर देता है। थर्ड वन इज चेक। चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक पर ड्रॉन होता है और जनरली डिमांड पर पेएबल होता है। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग चेक। क्रॉसिंग का सिंपल मीनिंग है चेक पर लाइंस या स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन देना, जिससे पेमेंट नॉर्मली बैंकिंग चैनल के थ्रू होती है। फर्स्ट इज जनरल क्रॉसिंग। चेक पर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती है। इसका पर्पस ये है कि चेक का पेमेंट नॉर्मली बैंक के थ्रू हो। सेकेंड इज स्पेशल क्रॉसिंग। इसमें 2 पैरेलल लाइन के बीच किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा होता है। पेमेंट उसी स्पेसिफाइड बैंक के थ्रू होती है। थर्ड इज अनक्रॉस्ड या फिर ओपन चेक। इसमें क्रॉसिंग लाइंस नहीं होती, इसीलिए चेक को जनरली काउंटर पर इनकैश किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स। एकदम इजी ट्रिक में याद करिए। प्रोमिसरी नोट मतलब प्रॉमिस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑर्डर, चेक, बैंक पेमेंट। क्रॉसिंग, जनरल इज इक्वल्स टू लाइंस, स्पेशल इज इक्वल्स टू लाइन प्लस बैंक नेम, ओपन इज इक्वल्स टू नो क्रॉसिंग लाइंस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सेल ऑफ गुड एक्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहले समझते हैं सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 क्या है। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 एक लॉ है जो गुड्स की बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड रूल्स बताता है। इसमें सेल कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन, कंडीशन एंड वारंटीज, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर, अनपेड सेलर के राइट्स और बायर सेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज जैसे मैटर्स कवर होती है। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस। सेल का सिंपल मीनिंग है कि गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाती है। एग्जाम्पल, ए अपना फर्नीचर बी को 10,000 में बेचता है और ओनरशिप बी को ट्रांसफर हो जाती है, ये सेल है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं होती, ओनरशिप फ्यूचर में या किसी कंडीशन के फुलफिल होने के बाद ट्रांसफर होगी। एग्जाम्पल, ए एग्री करता है कि वो अपना फ्यूचर बी को 10,000 में नेक्स्ट मंथ बेचेगा। अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, इसीलिए ये एग्रीमेंट टू सेल है। इजी ट्रिक, सेल इज इक्वल्स टू ओनरशिप नाउ ट्रांसफर, एग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप लेटर ट्रांसफर। सेल में बायर को गुड्स पर ओनरशिप और पोजीशन का राइट मिलता है, पेमेंट यूजुअली ड्यू होती है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद रिस्क भी बायर पर आ सकता है। एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, पेमेंट इमीडिएटली नेसेसरी नहीं होती और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने तक रिस्क जनरली सेलर के पास रहता है। बस ये डिफरेंस याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन बेलमेंट, डिस्कस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेली। अब हम बेलमेंट समझते हैं। बेलमेंट का सिंपल मीनिंग है जब एक पर्सन अपने गुड्स किसी दूसरे पर्सन को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए देता है और पर्पस कंप्लीट होने के बाद गुड्स वापस करने होते हैं या ओनरशिप के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डील करना होता है। गुड्स देने वाले को बेलर कहते हैं और गुड्स रिसीव करने वाले को बेली कहते हैं। एग्जाम्पल, ए अपनी वॉच रिपेयर करने के लिए बी को देता है, यहाँ ए बेलर है और बी बेली है। रिपेयर कंप्लीट होने के बाद बी को वॉच ए को रिटर्न करनी होगी। राइट्स ऑफ बेली। फर्स्ट, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, मतलब बेली को बेलमेंट के पर्पस में प्रॉपरली इनकर्ड नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए रीइंबर्समेंट मिल सकता है। सेकेंड, राइट टू लीन, अगर बेली के लेजिटिमेट एक्सपेंसेस या चार्जेस ड्यू है तो सर्टेन सर्कमटेंसेस में वो गुड्स को पेमेंट होने तक रिटेन कर सकता है। थर्ड, राइट टू डिलीवर टू राइटफुल पर्सन,
बेली गुड्स को उसी पर्सन को डिलीवर कर सकता है जो लीगली उन्हें रिसीव करने का एंटाइटल्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेली। अब बेली की ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं। फर्स्ट, रीजनेबल केयर। बेली को गुड्स की प्रॉपर केयर होनी चाहिए। रिटर्न द गुड्स। पर्पस कंप्लीट होने के बाद गुड्स को टर्म के अकॉर्डिंग रिटर्न करना चाहिए। थर्ड, गुड्स का अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना। बेली गुड्स को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। फोर्थ, गुड्स को ट्रांसफर नहीं करना। बेली गुड्स को किसी थर्ड पर्सन को अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर सकता। इजी टू रिमेंबर ट्रिक, इंडेमनिटी, लीन और राइटफुल डिलीवरी। बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज केयर प्लस रिटर्न, नो अनऑथराइज्ड यूज, नो ट्रांसफर। Question number 5. What are powers and legal position of directors, board of directors and chairman under Companies Act? डायरेक्टर्स कंपनी के इंपॉर्टेंट मैनेजरियल पर्सन होते हैं। उनका काम कंपनी के इंटरेस्ट में ऑनेस्टली और गुड फेथ के साथ काम करना होता है। उनके मेन पावर्स है बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, रेजोल्यूशंस पर वोट करना, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, कमिटीज अपॉइंट करना, अपनी पावर को प्रॉपरली डेलीगेट करना। लीगल पोजीशन, डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय ज़रूरी नहीं होता। वो कंपनी की तरफ से काम करने वाले इम्पोर्टेंट पर्सन और फिडुशियरी पोजीशन में होता है। उसको कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी होती है। ये कंपनी के ओवरऑल मैनेजमेंट और कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बोर्ड के मेन पावर्स है कंपनी के अफेयर्स मैनेज करना, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाना, एनुअल अकाउंट और रिपोर्ट्स अप्रूव करना, CEO, CFO जैसे पर्सनल्स अपॉइंट करना, फंड्स बोरो या इन्वेस्ट करना, डिविडेंड रिकमेंड करना। चेयरमैन बोर्ड का हेड होता है। उसका मेन काम है बोर्ड और जर्नल मीटिंग्स को प्रिसाइड करना, मीटिंग्स को स्मूथली कंडक्ट करना, बोर्ड को गाइड और लीड करना, मीटिंग में डिसिप्लिन मेंटेन करना। अगर वोटिंग में इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो तो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग चेयरमैन को कास्टिंग वोट मिल सकता है। इजी में याद रखने के लिए डायरेक्टर कंपनी के लिए काम करता है, बोर्ड कंपनी को मैनेज और कंट्रोल करता है, चेयरमैन बोर्ड को लीड करता है। यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कंपनी, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक लीगल पर्सन होती है जो लॉ के थ्रू क्रिएट होती है। इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, यानी कंपनी और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। कंपनी बनाने का प्रोसेस सिंपल वे में 4 स्टेप में समझेंगे। नेम अप्रूवल, सबसे पहले कंपनी का यूनिक नेम सेलेक्ट करो, ROC से अप्रूवल लिया जाता है। सेकेंड इज MOA एंड AOA, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किया जाता है। ये कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। थर्ड वन इज फिलिंग विद ROC, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी ROC के पास सबमिट किए जाते हैं। फोर्थ इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ROC डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। इसके बाद कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर डायरेक्टर्स, एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होते हैं? डायरेक्टर कंपनी के मैनेजरियल पर्सन होते हैं जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, उसकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। उसके पास DIN यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स जनरली शेयर होल्डर के थ्रू जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वायर्ड कंसर्ट और ROC फिलिंग भी होती है। नेक्स्ट इज पावर्स, डायरेक्टर्स कंपनी के डे टू डे बिजनेस को मैनेज करते हैं, एम्प्लॉयज अपॉइंट कर सकते हैं, फंड्स रेज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन इट कॉन्टेंट्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसको कंपनी के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। इसमें कंपनी का नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्टिव्स और कैपिटल जैसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है। MOA के 6 मेन क्लॉसेस होते हैं। फर्स्ट, नेम क्लॉज, कंपनी का ऑफिशियल नेम क्या है। रजिस्टर्ड क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज, कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है। लाइबिलिटी क्लॉज, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड। कैपिटल क्लॉज, कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है। एसोसिएशन क्लॉज, MOA को सब्सक्राइब करने वाले मेंबर्स के नेम्स, एड्रेस और सिग्नेचर्स होते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट्स, पावर्स एंड लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज और कंट्रोल करने वाले इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। अपॉइंटमेंट्स, डायरेक्टर्स जर्नल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। फर्स्ट, डायरेक्टर्स एमओए में नेम्ड हो सकता है और एक्ट के अकॉर्डिंग एडिशनल या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। पावर्स, डायरेक्टर्स कंपनी के अफेयर्स मैनेज करते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, की एम्प्लॉयज अपॉइंटमेंट करते हैं, मनी बोरो इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी की तरफ से लीगल मैटर्स हैंडल करते हैं। लीगल पोजीशन, डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, वो कंपनी का एजेंट होता है और उसकी फिडुशियरी पोजीशन होती है, इसीलिए डायरेक्टर्स को ऑनेस्टी, गुड फेथ में और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पावर्स एंड लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन। अभी हमने डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि वो कंपनी के बिजनेस को मैनेज करते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज अपॉइंटमेंट करते हैं, मनी बोरो या इन्वेस्ट करते हैं। अब इसी तरह लीगल पोजीशन समझेंगे। डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता बल्कि कंपनी के एजेंट होता है, उसको ऑनेस्टी, गुड फेथ और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है, ये भी हमने पढ़ा था। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेन गवर्निंग बॉडी होती है, ये कंपनी के अफेयर्स को कलेक्टिवली मैनेज करती है, लॉन्ग टर्म प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं, की पर्सनल अपॉइंट्स करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग काम करे। लीगल पोजीशंस, बोर्ड शेयर होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट इज चेयरमैन। चेयरमैन बोर्ड के हेड होते हैं, वो बोर्ड और जनरल मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं, मीटिंग्स को स्मूथली कंडक्ट करते हैं और बोर्ड को गाइड और कोऑर्डिनेट करते हैं। लीगल पोजीशन, चेयरमैन बोर्ड के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉर्मली उनके पास कास्टिंग वोट नहीं होता, लेकिन वोट्स इक्वल होने पर आर्टिकल के अकॉर्डिंग सेकेंड वोट मिल सकता है। इजी शॉर्टकट में याद रखने के लिए डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, बोर्ड गवर्न करते हैं और चेयरमैन लीड करते हैं। यूनिट 4, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक्सप्लेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सिंपल मीनिंग है कंज्यूमर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसका पर्पस है कंज्यूमर को डिफेक्टिव गुड्स, पूर सर्विसेज, चीटिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर्स को कंप्लेन का सिंपल, स्पीडी और अफोर्डेबल रिड्रेसल प्रोवाइड करता है। इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि कंज्यूमर कंप्लेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल कर सकता है, CCPA एस्टैब्लिश किया गया है, डिफेक्टिव गुड्स और डी एफिशिएंसी सर्विस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, मीडिएशन के थ्रू डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है, फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर एक्शन हो सकता है, कंज्यूमर को कंपनसेशन, रिफंड या रिप्लेसमेंट मिल सकता है। सिंपल लाइन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मेन एम है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना और उसकी कंप्लेंट का प्रॉपर सोल्यूशन देना। व्हाट इज कंज्यूमर काउंसिल एंड रिड्रेसल मशीनरी इन इंडिया? कंज्यूमर काउंसिल एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट और प्रमोट करती है। ये कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करती है और कंप्लेंट सॉल्व करने में हेल्प करती है। इंडिया में कंज्यूमर काउंसिल कंप्लेंट सॉल्व करने के 3 लेवल है। फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर कंप्लेंट हैंडल करता है। स्टेट कमीशन, स्टेट लेवल पर कंप्लेंट्स और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अपील्स दिखाता है। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन, नेशनल लेवल पर केसेस हैंडल करता है और स्टेट कमीशन के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील सुनता है। ये कमीशन कंज्यूमर को रिफंड, रिप्लेसमेंट या कंपनसेशन दिलवा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन कंज्यूमर, व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स? कंज्यूमर का सिंपल मीनिंग, कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स या सर्विसेज को अपने यूज के लिए परचेज करता है, रीसेल के लिए नहीं। एग्जाम्पल, अगर हम शॉप से मोबाइल अपने यूज के लिए खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स को 6 इंपॉर्टेंट राइट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी, डेंजरस या हार्मफुल प्रोडक्ट से प्रोटेक्शन। सेकेंड इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस एक्सेट्रा की करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना। थर्ड वन इज राइट टू चूज, अपनी चॉइस का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर चूज करना। फोर्थ इज राइट टू बी हियर्ड, कंज्यूमर की कंप्लेन और इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली सुनना। फिफ्थ वन इज राइट टू स्पीक रिड्रेसल, डिफेक्टिव प्रोडक्ट या अनफेयर प्रैक्टिस के अगेंस्ट कंप्लेन करके सोल्यूशन या कंपनसेशन लेना। सिक्स्थ वन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अपने कंज्यूमर राइट के बारे में नॉलेज
प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज साइबर लॉ? ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स एंड नीड। साइबर लॉ सिंपल वर्ड्स में इंटरनेट, कंप्यूटर्स, डिजिटल डिवाइसेस और ऑनलाइन एक्टिविटीज से रिलेटेड लॉस को साइबर लॉ कहते हैं। इसका मेन पर्पस है कि ऑनलाइन वर्ल्ड सेफ और सिक्योर रहे। ऑब्जेक्टिव्स, साइबर लॉ का मेन एम साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करना, पर्सनल डेटा और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लीगली सेफ बनाना है। टाइप्स, आईटी एक्ट 2000, साइबर क्राइम रिलेटेड लॉस, कॉपीराइट लॉस, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉस, आरबीआई, सीईआरटी एंड रिलेटेड गाइडलाइंस। इंडिया में साइबर लॉ की नीड क्यों है? क्योंकि इंटरनेट के साथ ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, डेटा थेफ्ट और साइबर क्राइम्स भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए साइबर लॉ पीपल, बिजनेस और गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता है। यूनिट 5, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, एक्सप्लेन इट, एसेंशियल फीचर्स एंड प्रोसेस। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब है डिफरेंट कंट्रीज के बिजनेसेस के बीच डिस्प्यूट को कोर्ट के बजाय आर्बिट्रेटर के थ्रू सॉल्व करना। आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देता है और आर्बिट्रल अवार्ड कहलाता है। मेन फीचर्स, कोर्ट के कंपैरिजन में प्राइवेट प्रोसेस होता है, पार्टीज डिफरेंट कंट्रीज से होती है, प्रोसेस फ्लेक्सिबल और कंपैरेटिवली लेस फॉर्मल होता है, प्रोसीडिंग कॉन्फिडेंशियल होती है, आर्बिट्रेटर का डिसीजन जनरली फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। प्रोसेस सिंपल वे में समझते हैं। पहले पार्टीज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करते हैं, फिर डिस्प्यूट होने पर नोटिस दिया जाता है, उसके बाद आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, दोनों पार्टीज अपना केस और एविडेंस प्रेजेंट करती है। हियरिंग के बाद आर्बिट्रेटर फाइनल अवार्ड देता है जिसे जरूरत पड़ने पर इन्फोर्स किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन बिजनेस एथिक्स, एक्सप्लेन इट्स नीड्स एंड सिग्निफिकेंस। बिजनेस एथिक्स का सिंपल मीनिंग है बिजनेस में ऑनेस्टी, फेयरनेस और राइट्स प्रिंसिपल को फॉलो करना। बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि ये कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी का ट्रस्ट बिल्ड करती है। इससे बिजनेस की गुड रेप्यूटेशन बनती है और लीगल प्रॉब्लम्स भी कम होती है। इसके मेन बेनिफिट्स ये है कि कस्टमर ट्रस्ट और लॉयल्टी बढ़ती है, गुड एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट होते हैं, बिजनेस की रेप्यूटेशन इंप्रूव होती है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस और रिस्क कम होते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस इन डिटेल अबाउट लॉ ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया से गुड्स सर्विसेज बाहर भेजना और इंपोर्ट का मतलब दूसरे कंट्रीज से गुड्स या सर्विसेज इंडिया में लाना। इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लॉज बनाती है। मेन ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, गुड्स की क्वालिटीज इंश्योर करना, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना, स्मगलिंग और लीगल ट्रेड को रोकना। मेन प्रोविजंस, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ज़रूरी है। एक्सपोर्ट रेगुलेशंस, कुछ गुड्स फ्री होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड। इंपोर्ट रेगुलेशंस, कुछ गुड्स फ्रीली इंपोर्ट होते हैं, कुछ के लिए लाइसेंस चाहिए। कस्टम कंट्रोल, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स पर कस्टम चेकिंग और ड्यूटी। प्रोहिबिटेड आइटम्स, आर्म्स, नारकोटिक्स, क्वांटिफाइड करेंसी जैसे आइटम्स प्रोहिबिटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट CSR। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंपनी के सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना। फॉर CSR कंपनी की रेपुटेशन इम्प्रूव होती है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं और लॉयल रहते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प होती है, सोसाइटी और एनवायरनमेंट को बेनिफिट होता है, कंपनी एक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बनती है। अगेंस्ट CSR से बिजनेस कॉस्ट बढ़ सकती है। बिजनेस का मेन एम प्रॉफिट कमाना है, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं। शेयर होल्डर्स के मनी का यूज़ सोशल एक्टिविटीज़ में होता है। CSR वॉलंटरीली है, इसीलिए कुछ कंपनी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करती है। स्मॉल कंपनीज पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। वन लाइन कंक्लूजन CSR का ये है कि CSR का मतलब है प्रॉफिट के साथ पीपल और प्लैनेट का भी ध्यान रखना। 5th क्वेश्चन, डिस्कस द एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी इन बिजनेस ऑपरेशंस। एफिशिएंसी का मतलब है बिजनेस का काम कम टाइम, कम कॉस्ट और कम रिसोर्सेज में प्रॉपरली कंप्लीट करके मैक्सिमम आउटपुट लेना। इंटीग्रिटी का मतलब है बिजनेस में ऑनेस्ट, फेयर और एथिकल रहना और गलत प्रैक्टिसेस से बचना। एफिशिएंसी कैसे अचीव करें? इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और गोल सेटिंग चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़, एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग, टाइम और रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना। इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करें? हर डीलिंग में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी हो, रूल्स और लॉ फॉलो करना, फ्रॉड और करप्शन अवॉइड करना, कस्टमर्स और एम्प्लॉय के राइट
कॉन्ट्रैक्ट्स को रेस्पेक्ट करना। इम्पोर्टेंस, एफिशिएंसी से प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट बढ़ता है और इंटीग्रिटी से कस्टमर ट्रस्ट और गुड रेप्यूटेशन बनती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।